हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं टेंस आपको पढ़ा रहा था। टेंस में मैं आपको दोनों तरह का बता रहा था, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मैंने प्रेजेंट फिट में आपको पहचान बताया, रूल्स बताए, और एक्टिव में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये बताया, पैसिव में कैसे बनेगा ये बताया मैंने। तो अफर्मेटिव निगेटिव में मैंने बता दिया था, उसमें जो भी ज़रूरी चीज़ें थी। आज मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाने वाला हूँ, तो बिना समय खोए हुए मैं इसको शुरू करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव। टेंस को एक्टिव और पैसिव में भी हम बनाते हैं। एक्टिव में तो बनाते ही हैं, पैसिव में बनाते हैं, और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी होता है, जैसा कि आप जान चुके हैं पहले से ही। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर, दूसरा WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो जब क्या शब्द हिंदी वाक्य के प्रारंभ में मिलती है तब उसको यस नो टाइप कहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, इधर मैं आपको एक्टिव वॉइस पढ़ाऊंगा और इधर मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अंत में मैं होमवर्क भी दूंगा, तो उस होमवर्क को बनाइएगा और चाहे तो किसी भी माध्यम से मुझसे चेक करा लीजिएगा। तो चलते हैं। मैंने बताया था हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द अगर आ गए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस कैसे हम पहचानेंगे ये भी मैंने बता दिया है, एक बार फिर से मैं बताता हूं। अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द अगर आपको मिलता है तो वो इंट्रोगेटिव एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर है, और इसमें सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन का प्रश्न करेंगे। क्या श्री शर्मा तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं? तो कौन का प्रश्न कर लेंगे, कौन हिंदी पढ़ाते हैं? श्री शर्मा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल रहा है श्री शर्मा, तो ये एक्टिव वॉइस में है। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्या उसकी गाय अधिक दूध देती है? कौन दूध देती है? उसकी गाय। कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अधिक दूध देती है कौन? उसकी गाय, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। अब एक्टिव वॉइस का नियम मैंने लिखा है, डू डच को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ भी देखिए, क्या तुम इस समय क्रिकेट खेलते हो? कौन क्रिकेट खेलते हो? उत्तर मिला तुम। कौन का प्रश्न करके यदि आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, कौन का यदि आपने प्रश्न किया और आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो वहां पे वो एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस का नियम यहाँ पे दिया गया है। क्या तुम इस समय क्रिकेट खेलते हो? कौन क्रिकेट खेलता है? तुम यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। क्या शेर कभी घास खाता है? कौन घास खाता है? शेर। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये एक्टिव वॉइस में है। तो क्या गांव के लोग मेले का आनंद लेते हैं? कौन आनंद लेते हैं? गांव के लोग। यानी आनंद लेते हैं, कौन आनंद लेते हैं? तो उत्तर मेरा गांव के लोग। तो ये एक्टिव वॉइस में है। अब चलिए एक्टिव वॉइस को पहले शुरू करते हैं, समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस को, उसके बाद हम समझते हैं पैसिव वॉइस को। तो एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, जैसा कि इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट मिल रहा है, तो समझ लीजिए एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में डू डच को आपको आगे करना है। अगर आपने क्या शब्द आगे देखा तो क्या श्री शर्मा तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? श्री शर्मा। यहाँ पे सब्जेक्ट श्री शर्मा है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर के साथ हमने डज का प्रयोग करना है। तो डज को हम कर देंगे आगे। तो डज को जब हम आगे कर देंगे तो उसमें क्या शब्द इंक्लूड हो गया उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डज उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट है श्री शर्मा, तो श्री की अंग्रेजी मिस्टर, और यहाँ पे लिख देंगे शर्मा। डज मिस्टर शर्मा। उसके बाद वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब यहाँ पे है पढ़ाते हैं। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, उसका फर्स्ट फॉर्म हम लिख देंगे टीच। डज मिस्टर शर्मा टीच। किसको पढ़ाते हैं का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको पढ़ाते हैं? उत्तर मिला तुम्हें, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यू। तब हम लिखेंगे हिंदी। इस प्रकार आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो डज मिस्टर शर्मा टीच यू हिंदी, ये एक्टिव वॉइस बन गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, तो वो एक्टिव वॉइस माना जाता है। बस डू डज को आपको आगे करना है और कुछ खास नहीं करना है। चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। क्या उसकी गाय अधिक दूध देती है? कौन अधिक दूध देती है? उसकी गाय। यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया उसकी गाय, जो कि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर के साथ हमको क्या करना है? डज को आगे कर देना है। डज को आगे करेंगे, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिख देंगे उसकी गाय। उसकी की अंग्रेजी लिखेंगे हिज,
और गाय के लिख देंगे अंग्रेजी काऊ। डज हिज काऊ। अब उसके बाद जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे वर्ब है देती है, तो डज हिज काऊ गिव मतलब देना होता है, गिव देती है। क्या का प्रश्न कर लेंगे, किसको का प्रश्न कर ले, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देती है, क्या देती है, अधिक दूध। किसको देती है, अधिक दूध, यानी क्या का प्रश्न करेंगे, अंग्रेजी चीज है। क्या देती है, अधिक दूध। अधिक की अंग्रेजी होता है मच, और दूध की अंग्रेजी हम लिख देंगे मिल्क। तो डज हिज काऊ गिव मच मिल्क। इस तरह से हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, डू डज को हम आगे कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस सेंटेंस पे। क्या तुम इस समय क्रिकेट खेलते हो, कौन क्रिकेट खेलते हो, तुम। इसके साथ आपको बस क्या करना है, डू या डज में से जो भी लगता है उसको लगा देना है। तो यू के साथ गाइस डू लगता है तो डू लगा दिए, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिख दीजिए डू यू, क्या तुम। अब पहले वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। खेलते हो, खेलना की अंग्रेजी होता है प्ले। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। फिर क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या खेलते हो, उत्तर मिला क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रिकेट। तो डू यू प्ले क्रिकेट। अब बचा गया इस समय, इस समय की अंग्रेजी दिस टाइम। इस तरह हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, या इस समय की अंग्रेजी नाउ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या तुम इस समय क्रिकेट खेलते हो, कौन खेलते हो, तुम सब्जेक्ट मिल गया, तो हमने इसको बनाया डू यू प्ले क्रिकेट दिस टाइम। अब अगला सेंटेंस है, क्या शेर कभी घास खाता है, कौन घास खाता है, उत्तर मिला शेर। तो इसके साथ हमने क्या करना है, सहायक क्रिया जो उचित है उसको लगा देंगे। तो शेर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग हो जाएगा, डज। फिर सब्जेक्ट लिख दिए द लायन, डज द लायन। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो कभी शब्द है, कभी की इंग्लिश होती है इवर, और ये हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद में लिखा जाता है, डज द लायन इवर। तो इसको हमने सब्जेक्ट के बाद लिखना है, डज द लायन इवर। उसके बाद खाना की अंग्रेजी हम लिख देंगे ईट। क्या खाता है, घास, यानी ईट द ग्रास। इस प्रकार हम बनाएंगे, डज द लायन इवर ईट द ग्रास। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। क्या गांव के लोग मेले का आनंद लेते हैं, कौन आनंद लेते हैं, गांव के लोग। ये प्लूरल नंबर है, प्लूरल के साथ हमको क्या करना है, डू को आगे कर देना है, डू। अब आनंद लेते हैं कौन, गांव के लोग। गांव के लोग की अंग्रेजी ब्लेजर्स भी लिख सकते हैं, या द ब्लेज पीपल लिख सकते हैं, डू द ब्लेज पीपल, डू द ब्लेज पीपल। फिर उसके बाद आनंद लेते हैं, आनंद लेने का अंग्रेजी होता है इंजॉय, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंजॉय। यानी डू डज लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तो डू द ब्लेज पीपल इंजॉय, किस चीज का आनंद लेते हैं, मेले का। तो मेले का यानी द फेयर लिख देंगे, द फेयर। ध्यान रहे कि इसमें जो का शब्द आता है ये, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें का की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, वैसे ही लिखना है। तो डू द ब्लेज पीपल एंजॉय द फेयर। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक्टिव वॉइस में यदि आपको क्या शब्द आगे मिला है तो वो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का एस नो टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो उसमें अगर आपको एक्टिव वॉइस मिलता है, सब्जेक्ट मिल जाते हैं हिंदी सेंटेंस में, तो आपको बस यही करना है, डू डज को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो ये तो हुई एक्टिव वॉइस का नियम। लेकिन अगर इसी प्रकार के सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में मिलते हैं, तो पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया जो है, हेल्पिंग वर्ब है, वो डू डज नहीं है, वो इज एम आर है। यानी पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर को आगे करना है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, सिंगुलर के साथ इज लगाइए, प्लूरल के साथ आर लगाइए, और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करिए। लेकिन इसमें विशेषता यह है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देनी है, ऑब्जेक्ट को आगे रखना है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं ढूंढेंगे, किसको का प्रश्न करके हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। लेकिन कैसे पहचानेंगे कि पैसिव वॉइस है, क्या इन फलों को दुकान में रखा जाता है, तो यहाँ पे जो वर्ब हो रही है उसका हम पता लगाएंगे, यानी जो क्रिया हो रही है उसका हम पता लगाएंगे। क्या इन फलों को दुकान में रखा जाता है, कौन रखता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। कौन का प्रश्न करने पर, यानी क्रिया को करने वाला अगर कोई ना हो तो पैसिव वॉइस में होता है। तो रखा जाता है यानी रखना, कौन रखता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे किसको का प्रश्न करके आप जो ढूंढ लेंगे, या क्या का प्रश्न कर लेंगे, क्या रखा जाता है, इन फलों को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रखा जाता है किनको, इन फलों को। ये बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल के साथ हमें क्या करना है, आर का प्रयोग कर देना है, लेकिन आगे। तो आर, फिर उसके बाद इन फलों यानी ऑब्जेक्ट लिख देंगे, आर दीज, और फलो यानी
फ्रूट्स प्लूरल नंबर है, आर दीज फ्रूट्स। अब उसके बाद जब इस एम आर में से कोई एक लिख दिया गया, ऑब्जेक्ट लिख दिया गया, उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, रखा जाता है। रखना की अंग्रेजी कीप होता है, उसका थर्ड फॉर्म केप्ट। ध्यान रहे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आर दीज फ्रूट्स केप्ट। अब बचता क्या है दुकान में, तो दुकान में की अंग्रेजी लिख देंगे इन द शॉप। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे, आर दीज फ्रूट्स केप्ट इन द शॉप। तो इस तरह बन गया, क्या इन फलों को दुकान में रखा जाता है। आइए आते हैं दूसरे सेंटेंस पे, क्या भीड़ भरी सड़क पर बाइक को तेज चलाया जाता है। तो यहां पे क्रिया हो रही है चलाना, चलाना। क्या भीड़ भरी सड़क पर बाइक को तेज चलाया जाता है, तो कौन चलाता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। फिर क्या का प्रेस करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, क्या चलाया जाता है, उत्तर मिला बाइक। तो क्या भीड़ भरी सड़क पर बाइक को तेज चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है, बाइक। तो बाइक सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या शब्द आगे आया है, तो हमने क्या करना है, इज को आगे कर देना है, इज। फिर उसके बाद बाइक लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट तो होता नहीं है। इज द बाइक, क्या बाइक को। अब पहले वर्ब लिखेंगे, चलाया जाता है, चलाना की अंग्रेजी ड्राइव होता है, लेकिन यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म लिखना है, तो ड्राइवन हो जाएगा। इज द बाइक ड्राइवन। अब तेज की अंग्रेजी लिख देंगे फास्ट, इज द बाइक ड्राइवन फास्ट। अब बचा क्या, भीड़ भरी सड़क पर, तो पर की अंग्रेजी आगे लिखेंगे, प्रीपोजिशन है ऑन, और उसके बाद लिख देंगे भीड़ भरी सड़क। तो भीड़ भरी की अंग्रेजी होता है क्राउडेड, और सड़क की अंग्रेजी होता है रोड। इस प्रकार हम पैसिव वॉइस बना लेंगे, इज द बाइक ड्राइवन फास्ट ऑन द क्राउडेड रोड। इस प्रकार से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, काम को करने वाला कोई भी सब्जेक्ट करता आपको नहीं मिलेगा। तो किसको या क्या का प्रश्न करके आपको ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है। चलिए इन 3 सेंटेंसेज में आपको फिर से बताता हूँ। क्या अध्यापक का अपमान किया जाता है, कौन अपमान करता है, इसमें क्रिया हो रही है अपमान करना। तो अपमान कौन कर रहा है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। फिर किसको का प्रश्न कर लेंगे, किसको अपमान किया जाता है, किसका अपमान किया जाता है, उत्तर मिला अध्यापक का। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब हमें पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है, लेकिन क्या शब्द आगे आ गया है, तो अध्यापक के साथ सिंगुलर के साथ इज लग जाएगा, इज को हम आगे कर देंगे, इज। फिर उसके बाद लिख देंगे द टीचर, इज द टीचर। अब उसके बाद पहले क्रिया लिखेंगे, अपमान करना। अपमान करना की अंग्रेजी इंसल्ट होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हमको लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंसल्टेड। इज द टीचर इंसल्टेड, क्या अध्यापक का अपमान किया जाता है। तो यहाँ पर अपमान करना की अंग्रेजी इंसल्ट हो गया, पूरा हमने लिख दिया। तो क्या तुम्हें रोज विद्यालय भेजा जाता है, यहाँ पे क्रिया हो रहा है, आप देख सकते हैं भेजा जाता है, लेकिन इसको हमने सीधा कर लेना है। क्या तुम्हें रोज विद्यालय भेजा जाता है, कौन भेजता है पता नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। फिर इसमें किसको का प्रेस करके ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे, किसको भेजा जाता है, उत्तर मिला तुम्हें। अब ये ऑब्जेक्ट है, पहले ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, लेकिन क्या शब्द आगे आ गया, तो इजमार आगे कर दीजिए। तो भेजा जाता है किसको, तुम्हें। इसके साथ आपको क्या करना है, आर आगे कर देना है, आर। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देना है आर यू। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, भेजा जाता है यानी भेजना की अंग्रेजी सेंड होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमको लिखना है सेंड। आर यू सेंड, क्या तुम्हें भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, टू स्कूल। कहीं से कहीं आना भेजना के लिए हमें टू लगा देना होता है। तो आर यू सेंड टू स्कूल। अब रोज की अंग्रेजी हमें लिखना है डेली, तो ये रोज की अंग्रेजी हो गई डेली। तो क्या तुम्हें रोज विद्यालय भेजा जाता है, आर यू सेंड टू स्कूल डेली। ये पैसिव वॉइस का तरीका है पैसिव वॉइस को बनाने का। दोनों एक्टिव और पैसिव जान लेना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर इसको आप नहीं सही से जानेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है। तो क्या इस मैदान पर फुटबॉल खेला जाता है, यहाँ पे वर्ब आप देख सकते हैं खेला जाता है यानी खेलना, यहाँ पे वर्ब है खेलना। तो फुटबॉल कौन खेलता है, कौन का प्रश्न करके सब्जेक्ट ढूंढेंगे, खेलता है, कौन खेलता है पता नहीं, उसका जिक्र नहीं है, जो खेलेगा उसका जिक्र नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हम इसको मानेंगे पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। खेला जाता है, क्या खेला जाता है, उत्तर मिला फुटबॉल। तो फुटबॉल सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ हमें क्या करना है, क्या शब्द के लिए इज को आगे कर देना है, इज। अब उसके बाद हम फुटबॉल लिखेंगे, इज फुटबॉल। अब खेलना की अंग्रेजी यानी इज लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे, अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड।
इज फुटबॉल प्लेड। अब यहाँ पे बचा है इस मैदान पर, तो इसको हम लिख देंगे ऑन दिस। मैदान की अंग्रेजी होता है फील्ड। तो इस प्रकार एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, काम को करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो मानेंगे कि वो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और उससे पहले इस मार्क को आगे कर दिया जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से पैसिव वॉइस हम बना लेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव है, स्नोटाइप है, इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। उसमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नहीं शब्द भी रहेगा, तो नॉट आपको लगाना है। कैसे लगेगा ये मैं बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो रहेगा, वो साथ में निगेटिव भी रहेगा। यानी आप सेंटेंस समझिए, क्या सूर्य हमें प्रकाश नहीं देता है, तो यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव तो है ही, प्लस ये निगेटिव भी है। ठीक है, क्या सूर्य हमें प्रकाश नहीं देता है, क्या उसके माता पिता उसे नहीं डांटते हैं। कौन नहीं डांटते हैं, उसके माता पिता। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव भी है, तो क्या मैं प्रतिदिन सत्य नहीं बोलता हूँ। कौन नहीं बोलता है, मैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव भी है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बेसिक जो नियम है, शुरुआत से जो चला आ रहा नियम है, वो ये है कि आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देना है। लेकिन आजकल की जो इंग्लिश है उसमें शॉर्टकट बहुत चलता है, इसलिए डू नॉट को हम जोड़ के अगर एक ही में लिखें तो डोंट हो जाएगा। अगर डज नॉट को हम जोड़ के एक ही में लिखें तो क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। यहाँ पे हम डजंट लिख सकते हैं चाहे तो सबसे पहले आप समझिए कि आपको डू डज आगे करना है, सब्जेक्ट पीछे करना है, फिर सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। क्या सूर्य हमें प्रकाश नहीं देता है। कौन प्रकाश नहीं देता है, सूर्य। इसके साथ हमें क्या करना है, डज आगे कर देना है। डज, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे डज द सन। डज द सन। तो नॉट का प्रयोग यहाँ सब्जेक्ट के बाद होगा, आप समझ लीजिए। डज द सन नॉट। अब देना की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे गिव, फिर किसको देता है, हमें देता है, अस। तब हम लिख देंगे प्रकाश यानी लाइट। तो नॉट का प्रयोग आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के ठीक बाद में हुआ है। डज द सन नॉट गिव अस लाइट। लेकिन हम इसको एक तरह से और बना सकते हैं, और उसका तरीका है कि हम शॉर्टकट कर दें। यानी डज और नॉट को जब हम एक ही में जोड़ते हैं तो डजंट हो जाता है। तो चाहो तो आप डजंट को आगे कर दो और तब आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो डजंट द सन। अब आपको नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। डजंट द सन सीधा सीधा लिख दो गिव, किसको देता है, हमें यानी अस, लाइट। तो इसमें क्या करना है, आपको बस यही करना है कि या तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो नॉट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर शॉर्टकट में नहीं लिख रहे हैं तो नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरे सेंटेंस में चलते हैं। क्या उसके माता पिता उसे नहीं डांटते हैं। कौन नहीं डांटते हैं, उसके माता पिता सब्जेक्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में ये उसके माता पिता बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हमें क्या करना है, डू को आगे कर देना है। डू। अब उसके माता पिता यानी हिज, माता पिता की अंग्रेजी होता है पेरेंट्स। डू हिज पेरेंट्स। तो नॉट को हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा देना है। डू हिज पेरेंट्स नॉट। अब पहले क्रिया लिखेंगे, डांटना की अंग्रेजी होता है स्कोल्ड। किसको डांटते हैं, उसे। उसे की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे हिम। तो ये पहला तरीका है कि आपको डू डज तो आगे करना है बिल्कुल वैसे जैसे मैं अभी बता रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में नॉट को ऐड कर देना है सब्जेक्ट के बाद। अब रही बात अगर शॉर्टकट में लिखें तो हमें नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम डोंट को आगे कर देंगे, तो डू नॉट और डोंट सब साथ में हो गया, उसको लिखना नहीं है। तो डोंट, अब उसके माता पिता यानी हिज पेरेंट्स। डोंट हिज पेरेंट्स। अब नॉट लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि नॉट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो डोंट हिज पेरेंट्स। अब पहले क्रिया लिख देंगे, डांटना की एनर्जी स्कोल्ड। किसको डांटते हैं, उसे यानी हिम। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शॉर्टकट, आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, शॉर्टकट ही लिखते हैं आप तो सही है। अगर शॉर्टकट नहीं लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, और या फिर डोंट या डजंट को आप आगे कर देते हैं तो नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
तो यहाँ देखिए, क्या मैं प्रतिदिन सत्य नहीं बोलता हूँ? कौन सत्य नहीं बोलता है? मैं। अब यहाँ पे मैं के साथ डू लग गया, आई के साथ डू लगता है, डू आई, तो नॉट यहाँ सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे हम, डू आई नॉट। अब बोलना की अंग्रेजी होता है स्पीक। क्या बोलता हूँ? उत्तर मिला सत्य, तो सत्य यहाँ पे लिख दिया जाएगा, द ट्रूथ। डू आई नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब प्रतिदिन की अंग्रेजी हम यहाँ पे लिख देंगे एवरीडे। तो आप लगातार तीनों सेंटेंसेस में देख रहे हो कि पहले वाले में कि आपको नॉट सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज करना है, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लिख देते हो, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप शॉर्टकट लिखते हो तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, यानी डोंट। अब यहाँ पे आई लिखा गया तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, तो डोंट आई, अब पहले क्रिया लिखेंगे यानी स्पीक, क्या बोलता हूँ? द ट्रूथ। तब यहाँ लिखेंगे एवरीडे यानी हर दिन, प्रत्येक दिन। तो डोंट आई स्पीक द ट्रूथ एवरीडे। इस प्रकार हम एक्टिव वॉइस की रचना करेंगे अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो। ठीक उसी तरह से अगर पैसिव वॉइस आप बना रहे हो तो इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, इसमें एक्चुअली ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, या फिर हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। तो इज और आर का शॉर्ट फॉर्म, यानी इज का शॉर्ट फॉर्म इजंट होता है, आर का शॉर्ट फॉर्म आरंट होता है, जो मैं अपने पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है। तो क्या इस फिल्म को भारत में पसंद नहीं की जाती है? क्या इस फिल्म को भारत में पसंद नहीं की जाती है? तो कौन पसंद करता है? पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। क्या पसंद की जाती है? इस फिल्म को। तो इसके साथ आपको क्या करना है? इज आगे कर देना है, क्योंकि इस फिल्म के साथ इज लगेगा, एक वचन के साथ इज लगेगा। इज, फिर हम लिख देंगे दिस। फिल्म की अंग्रेजी होता है मूवी। इज दिस मूवी। अब क्या करना है? नॉट को आपको ऑब्जेक्ट के ठीक बाद लगाना है, या तो आप ऑब्जेक्ट के ठीक बाद लगाइए या फिर इजेंट या आरंट का प्रयोग करिए, ये ज़्यादा आसान है। अगर आप शॉर्टकट लिखते हैं, सहायक क्रिया और नॉट को जोड़कर एक बनाते हैं, तो आपको नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो ज़्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा। तो इज दिस मूवी नॉट, अब पहले क्रिया लिखेंगे, पसंद की जाती है। पसंद करना की अंग्रेजी होता है लाइक, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड। इज दिस मूवी नॉट लाइक्ड। अब बचा क्या भारत में, उसको हम लिख देंगे इन इंडिया। इस प्रकार हम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें इज एम आर का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में। तो चलते हैं अगले सेंटेंस पे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इसका शॉर्टकट भी आप समझ लें। अगर हम इज और नॉट को जोड़कर इजेंट लिख दें तो फिर नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इजेंट, अब इसको लिखेंगे इस फिल्म को, दिस मूवी। इजेंट दिस मूवी, तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वर्ब लिख दीजिए आप। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगता है लाइक्ड। अब भारत में यानी इन इंडिया। इस प्रकार हम बनाएंगे। चलते हैं अगले सेंटेंस पे। क्या इन छात्रों की विद्यालय में सराहना नहीं होती है? कौन सराहना करता है? पता नहीं, इसलिए ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। अब किसकी सराहना होती है? किसकी सराहना होती है? इन छात्रों की, यानी ये ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। इन छात्रों की यानी प्लूरल नंबर के साथ हमें क्या करना है? आर का यूज कर देना है आगे। आर, फिर उसके बाद इन छात्रों लिखेंगे यानी दीज स्टूडेंट्स। आर दीज स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, तो नॉट का प्रयोग यहाँ ऑब्जेक्ट के ठीक बाद हो जाएगा। आर दीज स्टूडेंट्स नॉट। सराहना करना या सराहना होना की अंग्रेजी एडमायर होता है, तो उसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे एडमायर्ड। आर दीज स्टूडेंट्स नॉट एडमायर्ड। अब बचा क्या विद्यालय में, तो उसको लिख देंगे इन द स्कूल। आर दीज स्टूडेंट्स नॉट एडमायर्ड इन द स्कूल। इस प्रकार हम बना लेंगे। लेकिन अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखें, तो शॉर्टकट में लिखेंगे तो आर यानी आर, उसको शॉर्टकट में लिखेंगे आरंट हो जाएगा, तब नॉट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं। आरंट दीज स्टूडेंट्स, तो आरंट दीज स्टूडेंट्स, अब नॉट लगाने की जरूरत नहीं, सीधा वर्ब लिख देंगे एडमायर्ड। ये हो गया। अब विद्यालय में हम लिख देंगे इन द स्कूल। तो इस प्रकार आप दो तरीके से बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप ध्यान रहे कि आई के साथ
एम लगता है और एम और नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। उसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना पड़ेगा। क्या मुझे प्रथम पुरस्कार नहीं दिया जाता है, कौन देता है पता नहीं, इसलिए पैसिव वॉइस है। किसको दिया जाता है, मुझे के साथ आपको एम आगे करना है, एम। अब यहाँ एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता है, इसलिए नॉट को आपको ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। तो नहीं दिया जाता है किसको, मुझे, इसके साथ एम को आगे कर दिए, फिर आई लिख दिया, मुझे की अंग्रेजी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई लिखी जाएगी। ध्यान रहे आगे हमेशा ही, सी, इट, आई, यू, विदे यानी नोमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो मुझे की अंग्रेजी मी ना लिखकर आई का प्रयोग किया जाएगा। तो एम आई नॉट, अब यहीं पे नॉट लग जाएगा। देना की अंग्रेजी गिव होता है, उसका गिवन हो जाएगा। तो एम आई नॉट गिवन, क्या मुझे नहीं दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता है, प्रथम पुरस्कार यानी द फर्स्ट यानी प्रथम, और पुरस्कार की अंग्रेजी प्राइज। एम आई नॉट गिवन द फर्स्ट प्राइज। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप क्वेश्चन आंसर का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसका एक्टिव और पैसिव वॉइस इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब मैं वीडियो के अंत में एक होमवर्क दूंगा जिसको आपको बनाना है, उसको बढ़िया से तैयार करके किसी भी माध्यम से मुझे चेक करा लेना है। वो माध्यम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे फ़ोन से, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे जिससे भी। तो आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसको बनाइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोशल साइट पर शेयर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज में WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।